नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो 8th चैप्टर है जिसका नाम है स्थानीय शासन, उस चैप्टर को हम समझने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, फर्स्ट पार्ट की वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो आप लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप लोग उस वीडियो को देखें, तभी जाके आप लोगों को इस वीडियो में जो टॉपिक समझाया जा रहा है आपको समझ में आएगा। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख लेना। इसके अलावा इस वीडियो में हम जो भी टॉपिक समझने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन की बात करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना है और बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से वीडियो को सुनना है, ताकि आप लोगों को हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप मेरी चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब बारी बारी से हम टॉपिक को समझना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट पार्ट की वीडियो में मैंने आप लोगों को स्थानीय शासन का क्या मतलब होता है, स्थानीय शासन का अर्थ क्या होता है, ये समझा दिया था। और भारत में स्थानीय शासन का जो विकास है वो किस प्रकार हुआ है, और इसके अलावा स्थानीय शासन की क्या मुख्य खास बात होती है, स्थानीय शासन की क्या विशेषताएं होती है, ये टॉपिक हमने फर्स्ट पार्ट की वीडियो में समझ लिया था। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे 73वें और 74वें जो संवैधानिक संशोधन जो हुआ था उसकी बात करेंगे, कैसे हुआ था संवैधानिक संशोधन। और इस वीडियो का जो मुख्य टॉपिक जो रहेगा वो 73वां संवैधानिक संशोधन रहेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन है वो किस प्रकार से हुआ था, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि सबसे पहले जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने 1989 में क्या किया था, दो संवैधानिक संशोधन को आगे बढ़ाने की बात कही थी, आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। अब इन दोनों ही संवैधानिक संशोधन का मुख्य मकसद क्या था, संवैधानिक संशोधन करने का मुख्य जो मकसद था वो स्थानीय शासन को और ज्यादा मजबूत करना था, और ज्यादा स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए दोनों संवैधानिक संशोधन किए गए थे। अब सबसे पहले क्या होता है, 1992 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को संसद में पारित कर दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 73वां जो संवैधानिक संशोधन है वो गांव के स्थानीय शासन से संबंधित है, ग्रामीण जो इलाके में जो स्थानीय शासन चल रहा है उससे संबंधित है 73वां संवैधानिक संशोधन। और जो 74वां संवैधानिक संशोधन है वो शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है, शहरी स्थानीय शासन से इसका संबंध है। अब 1992 में इसको क्या किया गया, इन दोनों ही संशोधन को, एक तरीके से संवैधानिक संशोधन को संसद में पारित कर दिया गया, लेकिन लागू कब हुआ, तो इसके अगले साल ही 1993 में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन को लागू कर दिया गया। सो गाइस, अब हम 73वें संवैधानिक संशोधन को और ज्यादा डिटेल में जानते हैं। देखिए दोस्तों, 73वें संवैधानिक संशोधन में जो सबसे पहला प्रावधान किया गया है वो त्रिस्तरीय बनावट, जो भी ग्रामीण स्तर पे जो स्थानीय शासन था उसका जो बनावट है वो 3 स्तर पे बनाया गया था, 3 इकाइयों में ग्रामीण स्तर की जो शासन व्यवस्था है उसको बांटा गया था। सबसे नीचे से हम शुरू करते हैं, तो सबसे नीचे है ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत के बाद जो बीच में मध्य की स्थिति में जो होती है, मध्य की जो इकाई है वो है मंडल, या इसको हम खंड भी कहते हैं। ठीक है, मंडल या फिर खंड। और उसके ऊपर जो सबसे ऊपर जो ग्रामीण स्थानीय शासन की जो सबसे ऊपरी इकाई है उसको हम जिला पंचायत कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की, मतलब 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से स्थानीय शासन को, ग्रामीण स्तर की जो स्थानीय शासन है उसको त्रिस्तरीय बना दिया गया। सबसे पहले ग्राम पंचायत, उसके बाद मंडल या फिर प्रखंड, और आखिर में हम सबसे ऊपर की बात करेंगे वो है जिला पंचायत। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि इनका चुनाव किस प्रकार से होगा। देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत का या फिर मंडल या फिर जिला पंचायत है, इसका चुनाव भी सीधा जनता द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल है वो भी 5 वर्ष का होता है। और यदि प्रदेश की सरकार अगर 5 साल से पहले इसको भंग कर देती है, खत्म कर देती है, तो उसको क्या करवाना होगा, 6 महीने के अंदर फिर से उसको चुनाव करवाना होगा। ये एक तरीके से कानून बनाया गया है। और दोस्तों, इसके लिए क्या किया गया, राज्य चुनाव आयुक्त जो है उसकी भी नियुक्ति की गई है, राज्य चुनाव आयुक्त भी बनाया गया है, जिसकी जिम्मेदारी क्या है, पंचायती राज संस्थाओं के जितने भी चुनाव है वो राज्य चुनाव आयुक्त करवाती है। तो ये भी चीज आप याद रखना कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके लिए चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, राज्य चुनाव आयुक्त की होगी। दोस्तों, अब जरा हम आरक्षण की बात कर लेते हैं कि जो पंचायती जो संस्था है उसमें कितने प्रतिशत किसके लिए सीटें आरक्षित की गई है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम महिलाओं को महत्व की बात कर लेते हैं। जो स्थानीय शासन है उसमें महिलाओं को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है ना। 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित है, महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके अलावा ये तीनों ही स्तर है, जो जिला पंचायत है या फिर मंडल है या फिर ग्राम सभा है, तीनों स्तर पर क्या है, अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति जो है, मतलब जो एससी या जो एसटी है
उनके लिए भी क्या है यहाँ पे सीटें आरक्षित है। उनकी संख्या के अनुपात में क्या किया गया है, इस संस्था में उनके लिए सीटें आरक्षित की गई है। दोस्तों इसके अलावा अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उन सीटों पर भी क्या है महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। तो यहाँ पे भी क्या है महिलाओं को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। मतलब स्थानीय शासन में क्या है कि हर जगह महिलाओं को कुछ खास किस्म के अधिकार दिए गए हैं, महिलाओं को कुछ ज़्यादा ही महत्व दिया गया है। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा अगला जो टॉपिक है वो है विषयों का स्थानांतरण, जो कि आपका एनसीईआरटी का एक टॉपिक है। और इसमें हम बात करने वाले हैं कि ऐसे 29 विषय है जिनको राज्य सूची से क्या किया गया, 11वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। मतलब कि पंचायती व्यवस्था को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए ये 29 विषय 11वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। और ये सभी जो विषय थे वो राज्य सूची के विषय थे। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारे जो संविधान में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसके अलावा दोस्तों ये जितने भी 29 विषय है इसका संबंध स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास और कल्याण के काम से इनका संबंध है। तो इससे समझ में आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय संस्थाओं को पावरफुल बनाने के लिए ये काम किए गए हैं। दोस्तों हम बात करते हैं राज्य वित्त आयोग की। देखिए दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं, जैसे पंचायती व्यवस्था की बात कर रहे हैं, स्थानीय शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो यार इनको पैसे कहाँ से मिलेगा, इनके पास पैसे आएंगे कहाँ से, क्योंकि भाई इनको भी काम काज चलाने हैं अपने, तो इनको भी धन की जरूरत होगी। इसके लिए क्या किया गया है, राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है। प्रदेश की सरकार क्या करती है, 5 वर्ष के लिए एक राज्य वित्त आयोग बनाती है। जो ये संस्था है राज्य वित्त आयोग जो संस्था है, इसका मुख्य काम है स्थानीय शासन की जो संस्थाएं हैं उनकी आर्थिक स्थितियों पर क्या करती है, नजर रखती है कि भाई उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। और जितने भी आयोग के मतलब राजस्व के जो बंटवारा है, जो राज्य सरकार के जो राजस्व का बंटवारा है उसका पुनर्अवलोकन भी करती है कि भाई जो राज्य और जो मतलब पंचायती जो स्थानीय संस्था है उनके बीच में क्या हो, धन का जो बंटवारा है वो सही तरीके से हो सके, धन का बंटवारा एक राजनीतिक मुद्दा न बने, इस चीज का ख्याल कौन रखती है, राज्य वित्त आयोग रखती है। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो में जो भी टॉपिक समझाए गए हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो एक बार आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है। और इसके अलावा आप मेरे को कमेंट में भी बता सकते हैं, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करके मेरे से आप अपने सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। और बाकी इस चैप्टर के जितने भी आगे के जो टॉपिक है उसको मैं 3rd पार्ट में समझा दूंगा। मतलब जो 3rd पार्ट है आखिरी पार्ट होगा जिसमें हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। उसके बाद अब दोस्तों हम क्या करेंगे, आपकी जो दूसरी बुक है उसके जितने भी चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं उनको हम समझना शुरू कर देंगे। उसके जो सिलेबस है उसको मैं कवर करवाना शुरू कर दूंगा। इसके अलावा हिस्ट्री की वीडियोस लगभग अपलोड हो चुकी है, कुछ 1 2 3 वीडियो और है जो मेरे को अपलोड करना है। आपका हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो पॉलिटिकल साइंस, 11th क्लास का जो पॉलिटिकल साइंस है उस पर रहेगा। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स की भी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मैं कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पर आप लोगों का करवाऊंगा। तो आप व्यष्टि अर्थशास्त्र के अगर स्टूडेंट है, आप अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए आपको किसी और चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेबस इसी चैनल पर कंप्लीट करवाया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।